चिंतनीय विषय है और ख़ासकर ये युवा वर्ग में बहुत ज़्यादा फैल रही है हमारी समाज में। तो हमको बचाना है, समाज को भी बचाना है, अपने दोस्त यारों और मित्रों को भी बचाना है और उनको बताना है। आज सूरजपुर में देखा जा रहा है HIV एड्स से पीड़ित व्यक्ति असुरक्षित यौन संबंध के मामले में बहुत आगे बढ़ा, जिससे HIV एड्स फैल रहा है। तो उसको जागरूकता बताना है हमको कि उस असुरक्षित यौन संबंध क्रियाकलापों में न रहें। उसके लिए कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, हमको बताना है। और हमारे साथी वर्ग जो हैं इंजेक्शन द्वारा नशा ले रहे हैं, तो उनको भी हमको रोकना है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा फैलने के चांसेस 100% रहते हैं। एक दूसरे में शेयर करते हैं सिरिंज नीडल को, उससे भी बहुत 100% चांस रहता है HIV एड्स के फैलने के कारण। तो इसको हमको भी रोकना है। अब आप सभी साथियों दोस्तों से मेरा अपील है कि वो अपने दोस्तों यार को समझाएं और बताएं कि ये सब क्रियाकलापों में मत रहें और सुरक्षित रहें, जिससे हमारा समाज HIV एड्स से पीड़ित ना हो। हमारे सूरजपुर में सभी सेंटर स्वास्थ्य सेंटर जो होते हैं, वहाँ सभी जगह HIV एड्स का जांच जो है निःशुल्क हो रहा है। किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। उसकी जांच और उसका परामर्श निःशुल्क दिया जाता है। हमारे सूरजपुर हॉस्पिटल में 44 नंबर है HIV एड्स यौन रोग के बारे में, और पूरी तरह जानकारी प्रदान करने लिए सेंटर है। 44 नंबर केबिन वहाँ है। तो जो लैब के बगल में है, लैब आप लोग देखे होंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उससे जस्ट बगल में 44 नंबर है, वह मेरा काउंटर है। अगर आप लोग को किसी भी अपने पास पड़ोस गांव में ऐसा लगता है, किसी को कुछ समस्या है, तो आके हमको बता सकते हैं, उनको लेके आ सकते हैं, ताकि हम उनका निदान कर सकते हैं। HIV एड्स के जो लक्षण होते हैं, लगातार 1 महीने से ऊपर दस्त होना, बुखार आना, वजन में लगातार कमी होना, अचानक कोई देखेगा हिस्ट व्यक्ति जो जवान रहता है, अचानक उसका वेट लॉस हो जाता है, दुबला पतला दिखने लगता है, तो उसके भी लक्षण हो सकते हैं, है ना। और इसका एक कारण होता है कि इनको TB बहुत जल्दी पकड़ता है। TB जानते होंगे आप लोग, सभी सुने होंगे। TB एक बीमारी होता है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है इसको। इनको अगर HIV पीड़ित व्यक्ति है तो इनको बहुत जल्दी TB पकड़ता है और उसका वेट लॉस, खांसी वगैरह होता है। इसको भी सभी TB पेशेंट को HIV जांच कराना अनिवार्य है। और हम सबको अपने लाइफ में HIV कराते रहना चाहिए। अगर हमको लगता है कि हम इस क्रियाकलापों में कभी गुजरे हैं, तो उनको जरूर कराना चाहिए। और हमारे जो सूरजपुर में आज की डेट में उनको जो भी HIV एड्स से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको बहुत ही सुविधा प्रदान किया जा रहा है। उनके लिए राशन कार्ड उपलब्ध शासन द्वारा करवाया जा रहा है, और उनको अपना इलाज कराने के लिए बस पास परिवहन शाखा की तरफ से भी प्रदान किया जा रहा है। और हमारे HIV एड्स जो पीड़ित लगभग 60 साल है, तो भी जैसे ART लेने के बाद 60 साल आदमी जीवन जी सकता है, ठीक है। और ये हमारे सरगुजा संभाग में सिर्फ एक ही जगह है, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में। यहाँ सिर्फ अभी टेस्टिंग सेंटर आपका रखा गया है 5 जिला में, सरगुजा संभाग के, और उसके लिए अंबिकापुर जाना पड़ता है। और वहाँ ART लेने के बाद उसका हर 6 महीना वायरल लोड होता है, उसका जांच होता है, और कितना वायरल लोड उसका बढ़ रहा है या कम हो रहा है। मेडिसिन लेने के बाद मेडिसिन उसके ऊपर, शरीर के ऊपर उसका सही सूट कर रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए वायरल लोड किया जाता है। अब आजकल देखा जा रहा है गर्भवती जो माताएं होती है, उनकी HIV जांच बहुत ही कम किया जाता है। गाँव जो इसके बारे में नहीं जानते हैं,
उसके उनका जांच नहीं करा पाते। तो अभी आपको अपने समाज में बताना है, अपने गांव में बताना है कि सभी गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनका जैसे पता चले कि गर्भवती है, उनका तुरंत रूटीन जांच जो होते हैं उनके साथ साथ HIV जांच भी कराएं, ताकि हम उनके बच्चों को HIV संक्रमित होने से बचा सकें। क्योंकि माता पिता की गलती के कारण बच्चे को ना हो, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो उसको हमको ये कार्य करना है, सभी आप सब मिलकर, ठीक है। और इसके बाद मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि समय का भी अभाव है। और आगे तिवारी सर, हमारे महंत तिवारी सर जो आए हैं वो बताएंगे आपको। थैंक यू। NSS क्लास 10। मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगा, हमारे महाविद्यालय में संचालित रेड रिबन क्लब के द्वारा दिसंबर माह में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर तथा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कुछ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थीं, जिसके अंतर्गत रंगोली, पोस्टर, भाषण, निबंध आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं, जिसके प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण भी किया जाना है, जो इसी सप्ताह में संभावित है। मैडम ने अपने वक्तव्य में आप लोगों को रोग के लक्षण के विषय में विस्तार से बताया। यद्यपि हम सभी की एक धारणा है, एड्स जैसे ही नाम हमारे सामने आता है, हम सामने वाले व्यक्ति के प्रति गलत धारणा बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एड्स का जो रोगी है वो कहीं दोषी है। एड्स होने के कारण कई हैं, जिनमें से एक कारण केवल असुरक्षित यौन संबंध है। तो यदि कोई व्यक्ति एड्स का रोगी है तो इससे आप ये कदापि कल्पना ना करें कि वह केवल असुरक्षित यौन संबंध के कारण ही एड्स का रोगी है। दूसरी बात, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं इस विश्व में। अभी हाल का ही कुछ समय रहा है जिसमें हम कोविड काल से जूझते रहे हैं। कोविड में तो क्या है कि हम दूसरों से 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस स्लोगन के साथ जी रहे हैं। और आज भी हम लोगों से इतना खुलकर मिल नहीं पाते, जबकि कोविड अभी लगभग काफ़ी हद तक प्रकोप कम हो गया है, उसके बावजूद भी हमें डरना पड़ता है। एड्स के मामले में आपको ऐसा कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। एड्स के रोगी के साथ आप बैठ सकते हैं, बैठ उठ सकते हैं, मिल सकते हैं, उसके साथ बैठ के साथ में खाना खा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्हें हेय दृष्टि से ना देखें, उनके साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम कई बार पढ़ने में आता है, मैं जो कॉरिडोर में इधर उधर लोग हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि वे यहाँ सामने कुर्सियाँ खाली हैं, उस पर अपना आसन ग्रहण कर लें। जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में अपने प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता। जानकारी के अभाव में कई बार हम अनजाने ही किसी न किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए जानकारी ही बचाव है, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हमारे भीतर समस्या ये है कि हम चूंकि इस बीमारी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, असुरक्षित यौन संबंध, और हमारे समाज में क्या है, यौन संबंधों को एक प्राइवेट मैटर की तरह देखा जाता है। इसलिए उस पर खुलकर बात नहीं होती। यही कारण है कि जानकारी भी अधूरी होती है, और अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। इसीलिए हमने आग्रहपूर्वक आदरणीय महेंद्र तिवारी सर और उनकी टीम को यहाँ पर आमंत्रित किया है कि वे इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दे सकें, और आप बेझिझक होकर
खुलकर अपने प्रश्न कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की संकोच का बात नहीं है। इसके अतिरिक्त जैसा कि सर ने बताया, प्रवीण सर ने, कि जिला अस्पताल के रूम नंबर 44 में ICTC काउंसलिंग सेंटर है। यदि किसी के साथ या किसी के परिचित के साथ कोई समस्या हो तो वो वहाँ पर जाकर इनसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स दोनों काउंसलर होते हैं और ये विश्वास मानिए, प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। उस व्यक्ति की जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जाती। तो इसलिए बेझिझक आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नीचे जो आपके कुछ पोस्टर लगे हुए हैं उसमें एक नंबर भी प्रदर्शित हो रहा होगा, 1097, दैट इज हेल्पलाइन नंबर ऑफ NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे छत्तीसगढ़ में एक सोसाइटी है, छत्तीसगढ़ SACS, CGSACS, छत्तीसगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, जो इस पूरी गतिविधियों को देखती है और इस पर इनिशिएटिव लेती है। इसी के तहत रेड रिबन क्लब संचालित किए जाते हैं और उसी के तत्वावधान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आगे की जानकारी के लिए मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ श्री महेंद्र तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करेंगे। आप सभी के लिए एक सूचना है, यहाँ से कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात 21 नंबर में एक कार्यक्रम है, 21 नंबर, रूम नंबर 21 में आप लोग वहाँ चले जाएंगे। वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए उनकी कक्षाएं संचालित होंगी। धन्यवाद। सर्वप्रथम मिश्रा जी को धन्यवाद। उन्होंने मुझे ऐसा एक मंच दिया जिसमें हम अधिक से अधिक लोगों को अपनी बातों को शेयर कर सकें। जहाँ तक कि HIV के संबंध में हमारे सभी मित्रगण जो हैं आपको जानकारी दे दिए हैं, उसमें मैं मूल रूप से कुछ छोटी छोटी पर प्रमुख बातों को मैं हाईलाइटेड करता चलूँगा और आपको बताते चलूँगा आपकी सरल भाषाओं में। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो पहला केस है ये जो है 1981 में आया था अमेरिका में। इसके बाद जो है इंडिया में 1985 में, मतलब 5 सालों में ये इंडिया में पहुंच गया। यह एक विश्व स्तर की बीमारी है, अकेला भारत नहीं है कि जो इसमें जूझ रहा है, सभी देश इस बीमारी से कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी बात यह है कि जो HIV पॉजिटिविटी में जो रेशियो देखा जाता है उसमें इंडिया का तीसरा नंबर आता है। यदि कहा जाए कि पूरे इंडिया में 21 लाख लोग HIV पॉजिटिव है, यदि किसी देश की आबादी देखी जाए तो 21 लाख है, उससे ज़्यादा लोग यहाँ HIV पॉजिटिव है। यदि मैं डाटा की बात ना करूँ तो आप लोगों के लिए आम बात होगी कि HIV इतना है तो हमारी जगह पे नहीं होगा। यदि मैं सूरजपुर की बात करूँ, यदि रजिस्ट्रेशन पे कि जितने लोगों को HIV डिटेक्ट हुआ और ART लिंक हो चुके हैं उसका आंकड़ा 375 प्लस है। एक छोटा सा सूरजपुर है और उसमें यदि 375 लोग HIV पॉजिटिव घूम रहे हैं जो कि जानकारी में है, और जिनकी जानकारी नहीं लगी है वो संख्या और ज़्यादा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ है कि सूरजपुर जिले में HIV की संख्या बढ़ रही है। यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो बाकी कई राज्यों में HIV पॉजिटिविटी की दर घटी है, परंतु छत्तीसगढ़ में 6.5% का इजाफा हो गया। मतलब जो प्रीवियस ईयर या पिछले साल जितने HIV पॉजिटिव आए उनका रेशियो देखा गया तो छत्तीसगढ़ क्या हो गया, बढ़ गया। यदि बात करूं गर्भवती महिला क्या, तो गर्भवती महिला का जो पुराना टारगेट था वह 380 था, जिसको बढ़ाकर 590 कर दिया गया। दूसरा चीज है, आपको लग रहा होगा टारगेट बढ़ाने से क्या बेनिफिट है और क्या चीजें देखने को समझ में आती है। जो गवर्नमेंट टारगेट देता है, लक्ष्य देता है, कहीं ना कहीं वो छत्तीसगढ़ का सर्वे करता है, डिस्ट्रिक्ट में सर्वे करता है और इसके बाद निकालता है कि अप्रोच इतने मरीज होने चाहिए।
कहीं ना कहीं उस चीज़ों को हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं या जानकारी उसके अभाव में नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको 2-3 चीज़ें मैं इसमें और क्लियर करना चाहूँगा कि जो सूरजपुर जिला है, मेरे यदि पाँचों जिला में एक संभाग देखता हूँ जिसमें लास्ट ईयर पिछले साल तक में कोरिया सबसे अधिक संख्या में था कि जहाँ HIV पॉजिटिविटी थी, परंतु इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर डाटा क्लोज नहीं हुआ है उसके तहत सूरजपुर इस बार फर्स्ट है मेरे लिए। तो ये प्रायोरिटी और बनती है कि सूरजपुर के जिला वासियों को अवेयर होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि यह जानकारी हमको क्यों दे रहे हैं। देखिए उसका कई रीजन है। यदि हम कहा जाए तो जिले में ICTC जो है वो 4 ICTC है, तो यदि उनकी स्टाफ कहा जाए तो 8 से 10 होंगे एक जिले में। हम यदि जानकारी किसी को देंगे अपनी तो एक लिमिटेड रहता है कि इतने लोग को ही जानकारी फैला पाएंगे या दे पाएंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं ध्यान में कि आपका जैसे लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना, आप एक गांव से एक मोहल्ले से बिलोंग करते हैं तो अधिक से अधिक जानकारी को फैलाया जा सके। यदि कहा जाए गवर्नमेंट का ध्येय है कि 2030 तक HIV को एक निम्न स्तर पे, एक जो टारगेट है गवर्नमेंट का, अपन ये नहीं बोलते कि HIV को खत्म कर देंगे ना, ये खत्म होने वाली बीमारी नहीं है, ये बीमारी रहेगी। पर एक बीमारी को निम्न स्तर पर लाने के लिए नाइको के द्वारा एक टारगेट दिया गया जिसको बोलते हैं 95-95-95। ये 95 क्या है आपको बता दे रहा हूँ कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं जिसका टारगेट दिया गया है कि कितने लोग हर माह गर्भवती होंगे या वार्षिक जो होता है, यदि यहाँ का टारगेट कहूँ सूरजपुर का हर माह 2200 गर्भवती महिला नया पंजीकृत होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का डाटा है, गवर्नमेंट का टारगेट है। तो 95 पहला 95 का मतलब ये है कि यदि गवर्नमेंट ने 2200 दिया है तो उसका 95% ANC रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, पहला। दूसरा बोलता है उसमें जितने 95% का ANC रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका 95% लोगों का HIV टेस्ट हो जाना चाहिए, या उनको 95% लोगों को HIV टेस्ट का स्टेटस मालूम होना चाहिए कि हम पॉजिटिव है कि निगेटिव। गवर्नमेंट का मोटिव ये है। तो सभी को अपना अपना HIV स्टेटस मालूम होना चाहिए कि हम क्या हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तीसरा 95 बोलता है कि जितने लोग HIV पॉजिटिव आए हैं उनको HIV की दवा स्टार्ट हो जानी चाहिए। जब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक हम HIV के अपने निम्न स्तर तक नहीं ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी सिलसिले में आपको एक चीज अपडेट करना है कि आपके आस पड़ोस में, आपके घर में यदि कोई भी गर्भवती महिला है, पहले 3 महीना कोशिश करना है कि जैसे गर्भधारण का पहला, दूसरा, तीसरा महीना है, इस दौरान वह किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल किसी भी फैसिलिटी में कम से कम जाके अपना एक बार विजिट करें, वहाँ के डॉक्टर से मिले। और एक मिनिमम टेस्ट है जो कराना चाहिए, जो आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे पहला है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है, इससे क्या होगा कि सभी को अपना हीमोग्लोबिन का पता होगा, तो बच्चे और माँ को बचाया जा सकता है। जन्म और मृत्यु दर, मतलब मृत्यु दर को कम किया जा सकता है, माँ के और बच्चे को भी। दूसरा, यदि HB कम है या हीमोग्लोबिन कम है तो बच्चा कमजोर होगा, माँ कमजोर होगी, उसमें कई प्रकार की विकृतियाँ आ सकती हैं। तो पहला टेस्ट क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। दूसरा होता है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर के कारण से भी बच्चे को दिक्कत होती है, इसलिए ब्लड शुगर का टेस्ट भी अनिवार्य होता है। तीसरा होता है यूरिन RM, यूरिन का टेस्ट। कई बार यूरिन में इन्फेक्शन होने के कारण से बच्चे एबॉर्ट हो सकते हैं या बच्चे को इन्फेक्शन जा सकता है, जिसके कारण से ये 3 टेस्ट तो ये हो गए। चौथा टेस्ट होता है HIV और 5वां टेस्ट है BDRL। ये दोनों भी कंपलसरी टेस्ट होते हैं। और लास्ट टेस्ट आता है 6वां सिकलिंग का।
सिकलिंग के बारे में आप लोग जानते हैं, ये एक जन्मजात मतलब आनुवंशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है जो उनके माँ बाप से बच्चों को ट्रांसफर होती है। जिनको भी ये दिक्कत होती है उसके बच्चे को भी होने का चांसेस मतलब जाने का रहता है, जिसके कारण से इसका स्थिति का मालूम होना चाहिए। इसी उद्देश्य से बोला जाता है कि आपको यही चीज़ें समझानी है। आपका जब कभी कैंप लगता है या आपके आस पड़ोस में जो भी गर्भवती महिला है उनको यही सजेशन करना है कि आप पहले ट्राइमेस्टर में एक बार आप हॉस्पिटल का विजिट करो। आपको ये बोलना है कि हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। आप भले ही ना बोल पाओ टेस्ट कराना है तो पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए। अब आपको ये बोला जा रहा है कि पहले 3 महीने में ही क्यों, उसका संबंध सीधे HIV से है। यदि हमें कोई महिला, पहले तो बता दूं जैसे मैं जिस प्रोग्राम में काम करता हूं, हम लोग जो है गर्भवती महिला HIV पॉजिटिव जो होती है स्पेशली हम उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि एक ऐसा कारण है कि जो उनके पेट में बच्चा जो पल रहा है, यदि सही समय पे और सही दवा से हम उसको 97% चांसेस होता है कि HIV निगेटिव बच्चा पैदा हो या HIV निगेटिव रहे। तो कहीं ना कहीं HIV का चैन एक ब्रेक करने का सबसे अच्छा साधन है कि हम HIV में रोकथाम का काम कर सकते हैं, ठीक है। जिसको एक बार HIV हो गया उसको हम जैसे BP शुगर की दवाई देते हैं वैसे दवाई केवल देते रह सकते हैं, कभी भी उसका बीमारी को खत्म नहीं कर सकते हैं। परंतु ये चौथा टाइप जो है ये एक बच्चे को HIV पॉजिटिव होने से बचाता है, ठीक है। दूसरी चीज, वह HIV पॉजिटिव बच्चा नहीं होगा, यदि जन्म में पॉजिटिव हो जाता है तो कल के दिन उसकी शादी होगी, जो भी मेल फीमेल होगा वो अपने पति या अपनी पत्नी को वो बीमारी ट्रांसफर करेगा, फिर वो बच्चे में होने के चांसेस बढ़ जाएगा। एक श्रृंखला चलती रहेगी, जो एक समय ऐसा आएगा कि HIV पॉजिटिव लोगों का पूरा इन्फेक्टेड हो जाएंगे और संख्या बढ़ जाएगी। तो देखिए पहले ट्राइमेस्टर में कराने का उद्देश्य ये है कि यदि उस समय कोई महिला हमको HIV पॉजिटिव पता चलती है, उस महिला को यदि हम 6 महीने का ART दवा देते हैं तो बच्चे में ट्रांसमिशन की दर मतलब 1 से 2% की रह जाती है। बची कुछ जो चीजें हैं, आपको एक चीज और बता रहा हूँ, किसी को भी यदि डिलीवरी पेन हो रहा है या डिलीवरी के पहले उसको यही बात कहनी है कि आप अपना डिलीवरी किसी भी हॉस्पिटल में ही कराएं, या प्राइवेट हो या PSC हो या CSC हो या सब सेंटर में हो, घर में डिलीवरी ना करें। क्योंकि यदि HIV पॉजिटिव की डिलीवरी यदि घर में होती है तो बच्चे में ब्लड के माध्यम से कंटामिनेशन के चांसेस सबसे अधिक हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सलाह यही देना है कि जितने भी डिलीवरियां हो हॉस्पिटल में हो। तो यदि उसकी हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है और बच्चे को जन्म के 72 घंटे के अंदर नेवरापिन दवा दी जाती है, जो दवा का दे दिया जाए, और बच्चे को 18 महीने तक सेफ्ट्रान की सिरप यदि दी जाती है तो बच्चे में 97% चांसेस होते हैं या 98% चांसेस होते हैं कि बच्चा नेगेटिव होगा। अभी भी आपके मन में हो रहा है कि 2% या 3% चांसेस अभी भी है, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है, हम दवा खा रहे हैं, HIV की दवा खाते हैं, तो ये देखा जाता है कि HIV का दवा खाने के बाद वायरल लोड सेपरेशन मतलब जो उसके वायरस का है पृथक्करण हो जाता है, जल्दी से ट्रांसमिशन की दर घट जाती है। परंतु कई लोग में क्या होता है, वो दर कम नहीं हो पाती है। उस केसेस में हम यदि सब कुछ भी प्रिकॉशन का फॉलो करेंगे, इसके बाद भी 3% से चांसेस हैं कि वो बच्चा पॉजिटिव हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि दवा का नियमित इस्तेमाल से वायरस के ट्रांसमिशन की दर घट जाती है। ये हो गया सबसे बड़ी बात। अब बात आती है कि फैलता किस लोगों में है, कारण तो बता दिए गए। तो बोला गया है हाई रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क ग्रुप में कौन आते हैं, यदि कहा जाए जो फीमेल सेक्स वर्कर, जो मतलब इसका व्यवसाय करते हैं, दूसरा MSM मेल से मेल तो संबंध बनाते हैं, तीसरा होते हैं TG जो थर्ड जेंडर होते हैं, ये बहुत हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं।
उसके बाद आते हैं माइग्रेंट, जो काम करने के लिए एक दूसरे जगह पे जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं ट्रकर, ट्रक वाले, क्योंकि ये क्या करते हैं, अकेले ट्रक मतलब 15 दिन में 1 महीना के लिए घर से बाहर रहते हैं, कई लोगों से संबंध बनाते हैं और वो बीमारियों को सबसे अधिक ट्रांसमिट करते हैं। परंतु जो सूरजपुर का रेशियो है वो सबसे अधिक दिख रहा है आईडी में, इंजेक्शन से नशा यूज करने वाले, ये कहीं ना कहीं बहुत सीरियस है। और कम युवा वर्ग, मतलब ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, यदि आप कहा जाए तो 25 साल से ऊपर, मैं नहीं कहूँगा कि उनकी एज है, ज़्यादातर एज जो है 20 से 25 साल के बच्चे आ रहे हैं और वो आ रहे हैं इंजेक्शन से नशा करने वाले। स्पेशली यदि मैं कहूँ तो विश्रामपुर क्षेत्र, सूरजपुर क्षेत्र और रामानुजनगर क्षेत्र, 3 ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ के मतलब युवा वर्ग सबसे अधिक आईडी से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। वो 300-500 का इंजेक्शन का दवा तो खरीद ले रहे हैं, एक ही सिरिंज से 5 से 7 लोग लगा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है बहुत भयावह स्थिति है। अब जिसकी कोई यदि HIV पॉजिटिव है, उस सिरिंज का सभी इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, संख्या बढ़ती जाएगी। अब कल के दिन वो शादी ब्याह करेंगे तो उनके पत्नियों को जाएगा, बच्चों को जाएगा। यदि मैं कहूँ तो एक बहुत खतरनाक स्थिति जो सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं बचाव ही जरूरी है, अवेयरनेस ही जरूरी है। तो आप लोगों को 2-3 चीज़ों पे सबसे अधिक ध्यान देना है कि जो इस टाइप की प्रवृत्ति करता है उसको समझाना है। दूसरा, अवेयर करना, बताना, जहाँ जहाँ कैंप हो आप उस चीज़ों को जानकारी दें। मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोग के मन में यदि कोई सवाल है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। कहीं भी कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो वो भी सवाल आप कर सकते हैं। किसी